देश में 70 के दशक के बाद की परिस्थितियों में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देश में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक स्वरूप पर आप इसे कितना बड़ा आघात मानते हैं? यह आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आघात था लोकतंत्र पर भी, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, मर्यादाओं पर और संविधान पर। सबसे बड़ा आघात था देश के नागरिकों के जो संविधान प्रदत्त अधिकार थे उस पर, और वह धीरे धीरे बढ़ते हुए शासन के हर अंग को घायल किया इमरजेंसी ने। पुलिस ने मनमानी की क्योंकि प्रधानमंत्री निवास से उसे नाजायज, गैरकानूनी, असंवैधानिक आदेश मिल रहे थे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि शाह आयोग ने 12 जून से 25 जून के बीच की घटनाओं की विधिवत जांच की, और उसमें प्रधानमंत्री और भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों की गवाहियां ली। उससे जिन लोगों ने गवाहियां दी उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री निवास से हमको आदेश मिल रहे थे, और ऐसे आदेश मिल रहे थे जिसे पर अमल करना बहुत कठिन हो रहा था। नवीन चावला, जो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी थे, उन्होंने गवाही दी है और कहा है कि गिरफ्तारी की तैयारियां तो 4-5 दिन पहले से ही हो रही थी। 25 जून की रात को लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक लिस्ट पुलिस अफसर ने भिजवाई कि ये 250 लोगों को मीसा में गिरफ्तार करना है। उसमें बड़े बड़े नाम थे। अब मीसा की एक प्रक्रिया होती थी उस समय, उन सारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए और खाली फार्म पुलिस अफसरों को बांट दिए गए कि जो मन में आवे वो भर लीजिए उसमें। तो इस तरह से इमरजेंसी की घोषणा विधि सम्मत नहीं थी, संविधान की प्रक्रियाओं के तहत नहीं थी, और सिर्फ इंदिरा गांधी के दबाव में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने असंवैधानिक तरीके से इमरजेंसी के घोषणा पर दस्तखत किया। 12 जून 1975 की तिथि भारतीय इतिहास, खासकर स्वतंत्रता बाद इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जब न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। आप इस कालखंड के साक्षी रहे हैं, इसके बारे में जरा बताएं। 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया और उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता समाप्त की। निर्णय में यह भी सुनाया कि 6 साल तक वे चुनाव नहीं लड़ सकते। ये फैसला बहुत पहले आ जाता अगर इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद के जजों को ट्रांसफ़र कर करके डराया न होता। अप्रैल 1971 में राजनारायण ने चुनाव याचिका दायर कर दी थी। उनके वकील शांति भूषण जी थे, जो बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने। तो वो अप्रैल 71 में जो मुकदमा दायर हुआ, उसकी सुनवाई शुरू हुई 1974 में, 3 साल बाद, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 5, जिसमें जगमोहन लाल सिन्हा थे,
के सामने वो मुकदमा आया तो उन्होंने सुनवाई शुरू कर दी। और हम लोग सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 19 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी को 5 घंटे खड़े होकर के गवाही देनी पड़ी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे विशन टंडन, उन्होंने डायरी लिखी है प्रधानमंत्री कार्यालय से, आपातकाल की डायरी, और उसमें ये लिखा है कि यशपाल कपूर पर जो आरोप था वो सही था। यानी यशपाल कपूर सरकारी सेवा में रहते हुए, इंदिरा गांधी के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने चुनाव प्रचार संभाल लिया था, इस्तीफा दिया बाद में। तो इस तरह के भ्रष्टाचार के या शासन के दुरुपयोग के या धन के दुरुपयोग की जो जितनी शिकायतें राजनारायण ने की थी वो सब सही पाई गई। और इसलिए 12 जून 1975 का जो फैसला है वो न्यायपालिका की न्यायप्रियता का फैसला है, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने का फैसला है। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष किसी को भी मनमानी करने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई मनमानी की शिकायत होती है तो न्यायपालिका में जाता है। न्यायपालिका अगर निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, भय मुक्त है, तो वह वही फैसला सुनाएगी जो जगमोहन लाल सिन्हा ने सुनाया। इसलिए 12 जून 1975 का फैसला एक इंदिरा गांधी के लिए निर्णायक क्षण था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के लिए 3 हादसे का दिन था। सुबह डीपी धर की मृत्यु हुई, 10 बजे वो चुनाव हार गए, और 4 बजे गुजरात का चुनाव हार गए, जिस गुजरात का चुनाव को उन्होंने अकेले संभाला था। तो 3 हादसे उनके साथ हुए। अब उस हादसे के बाद अगर वो लोकतांत्रिक होती, उनमें तानाशाही की प्रवृत्ति नहीं होती, असुरक्षा का भाव नहीं होता, तो इंदिरा गांधी फिर लोकतांत्रिक तरीका अपनाती, लेकिन उन्होंने दूसरा ही तरीका अपनाया। आपातकाल के ठीक पहले और उसके बाद की परिस्थितियों को भी आपने काफ़ी करीब से देखा है। 2-3 प्रमुख कारण जिसको आप मानते हो कि इसके कारण इंदिरा जी को आपातकाल लगाने को विवश होना पड़ा। 2-3 कारण नहीं है, विद्वान लोग 10 कारण बता देते हैं। एकमात्र कारण है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद को सुरक्षित रखना चाहती थी, इसलिए इमरजेंसी लगाई। घटनाक्रम को आप देखिए, 12 जून को फैसला आता है और जगमोहन लाल सिन्हा अपने फैसले पर स्थगन आदेश जारी करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल लीजिए, तब तक इस फैसले पर अमल नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री वो हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट में 20 जून को नानी पालकीवाला ने रिट डाला और 24 को उसकी सुनवाई हुई। वी.आर. कृष्ण अय्यर जो बहुत बाद में एक्टिव थे मानवाधिकार के लिए, वे सुप्रीम कोर्ट में उस समय वेकेशन जज थे। उन्होंने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद जो फैसला दिया उससे इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं मिली। उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हुई। सिर्फ इतनी राहत मिली कि वो चाहें तो लोकसभा में जा सकती हैं, लेकिन उसके रजिस्टर पर एक सदस्य के रूप में हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो मेरी नज़र में जितना कुछ मैंने समझा है, देखा है और उस समय की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया है, तो मैंने ये पाया है कि जेपी पर, जैसे कुछ इतिहासकार हैं जो इमरजेंसी के लिए जेपी के रामलीला मैदान के भाषण को जिम्मेदार ठहराते हैं, वाहियात बात है। उसी तरह से कुछ लोग हैं जो विपक्ष ने इस्तीफा मांगा उसको कारण बताते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही इंदिरा गांधी को बड़ी चुनौतियां थी, वो भी एक कारण है। कुछ लोग चौथा कारण भी बताते हैं
कि इंदिरा गांधी जो है वो एक असुरक्षित महिला थी और उनमें असुरक्षा का भाव था, वो भी उसका कारण था। लेकिन अगर घटनाक्रम को देखें तो 12 जून को फैसला आता है, लेकिन 10 जून से ही प्रधानमंत्री निवास पर ये बातचीत शुरू हो जाती है कि फैसला अगर खिलाफ आएगा तो क्या करना है। और इसलिए कानूनी सलाह के लिए सिद्धार्थ शंकर रे को कलकत्ता से यहाँ दिल्ली बुला लिया गया था और लगातार थे, जब जरूरत पड़ती तब बुला लिए जाते थे। वास्तव में जो दूसरे कारण बताए जाते हैं वे बहुत गौड़ हैं और उसकी बारीकी में जाएंगे तो देखेंगे कि उन कारणों का इमरजेंसी के थोपने के पीछे कोई भूमिका नहीं, सिवाय एकमात्र कारण है कि अगर 24 जून का फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में आ गया होता तो इमरजेंसी नहीं लगती। और शाह कमीशन ने इस बात की जांच की है और शाह कमीशन ने पाया है कि जो ये इंदिरा गांधी ने 26 जून के भाषण में कहा कि देश में अशांति पैदा की जा रही थी, इसके ठीक विपरीत शाह आयोग की रिपोर्ट में यह है कि पिछले 3 महीनों की, जून से पहले यानी अप्रैल से जून तक की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है देश में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, वो रिपोर्ट कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर तो सुधर रहा है, महंगाई तो कम हो रही है। अशांति का कारण क्या था? अशांति इंदिरा गांधी के दिमाग में थी और उस अशांति ने इस देश पर 21 महीने की इमरजेंसी थोप दी। आपातकाल की 21 महीने की अवधि और उस दौरान नागरिक अधिकार समाप्त किए जाने, राजनीतिक गिरफ्तारी होने और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी उसको भी आपने काफ़ी करीब से देखा है। आप उस दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले कुछ लोगों में शामिल थे, तो उस समय जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गिरफ्तारी हुई हैं, आप अपना व्यक्तिगत और उस समय का अनुभव अगर कुछ बता सकें। जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी की घोषणा हुई तो मैं कानपुर में था, दूर देहात में था। मुझे 26 को करीब 11 बजे के आसपास किसी ने आकर बताया कि इमरजेंसी की घोषणा हो गई है। तो मुझे हमारे मित्रों ने कानपुर स्टेशन पहुंचाया और मैं कानपुर से पटना पहुंचा, क्योंकि पटना मेरा केंद्र था। पटना पहुंचने पर वहाँ अपने मित्रों से और लोगों से, जेपी के सहयोगियों से मैंने बात की आगे के कार्यक्रम के बारे में। तो उन लोगों ने सबने सलाह दी कि आप सुरक्षित जहाँ रह सकें कुछ दिन वहाँ चले जाइए और फिर हम लोग आगे के कार्यक्रम वगैरह के लिए संपर्क में रहेंगे। तो मैंने समझा कि मैं बनारस में पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। मैं 30 जून की शाम को बनारस पहुँचा, एक मित्र के यहाँ अपना सामान रखा और हम जहाँ रहना चाहते थे वहाँ के लिए निकला। तो एक मैदागिन चौराहा है टाउन हॉल के पास। मैं चौक के पास एक मित्र के घर था, वहाँ से गली गली आया और मैदागिन चौराहे के थोड़ी दूर पर जाकर सड़क पार कर रहा था। तब तक उस समय के कांग्रेस के लोकसभा मेंबर सुधाकर पांडे उस चौराहे पर और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ऊपर अपना उनका जमावड़ा था। उन लोगों ने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया, मेरी गिरफ्तारी हुई। तो 30 जून 1975 से नवंबर के पहले सप्ताह तक 76 तक 16 महीने के करीब मैं वहाँ जेल में था। और जेल के दौरान हम लोग आनंद से थे, कोई बहुत कष्ट भी नहीं था, लेकिन इस बात की चिंता जरूर थी कि लोकतंत्र की वापसी कैसे हो। और जब हम बाहर आए
तो अंडरग्राउंड एक्टिविटी में जो कर सकते थे किया। मेरा जो अनुभव है, किताबें भी बहुत आई हैं, इमरजेंसी लगाए जाने से पहले ही, यानी इमरजेंसी की घोषणा से पहले ही 25 की रात को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई। और वो गिरफ्तारियां बड़े नेताओं की थी, जेपी की थी, कांग्रेस के नेताओं की भी थी जो इंदिरा गांधी से असहमत थे, विपक्ष की तो थी। उस दौरान कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की मुखबिरी की, यानी पुलिस के एजेंट की भूमिका निभाई। ये उचित नहीं था। और उसी तरह से पुलिस ने संजय गांधी के निर्देशों पर उन कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए जो जेपी आंदोलन में सक्रिय थे। किसी का नाखून उखाड़ा गया, किसी को इतना पीटा गया कि वो जिंदगी भर उठ नहीं सका, सैकड़ों लोग मारे भी गए उसमें। ये और इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब शुरू के 5-6 महीनों में तो इस तरह का इस कदर आतंक था कि लोग सोचते थे कि अब ये अंधेरा कभी मिटेगा नहीं। लेकिन 5-6 महीने बाद आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसके जाने पहचाने लोग तो अरेस्ट हुए, लेकिन जितने लोग गिरफ्तार हुए उससे कई गुना ज़्यादा लोग थे। उन्होंने नेटवर्किंग अपनी बनाई और अंततः वो जो अंडरग्राउंड मूवमेंट, भूमिगत आंदोलन चला लोकतंत्र की बहाली के लिए, उसको का संयोजन किया और वो सफलता भी मिली। आपातकाल के खिलाफ जो संपूर्ण क्रांति का एक आंदोलन चला जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उसमें कई लोगों की, कई बड़े नेताओं की भूमिका रही, तो कुछ सामाजिक संगठनों की भी भूमिका रही। तो कुछ अगर इसके बारे में जो लोग नहीं जानते हों और कुछ बताना चाहें आप उसके बारे में। देखिए, बिहार में जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ, कुछ दिनों बाद जेपी उसके नेता हुए। छात्रों के आग्रह पर उन्होंने नेतृत्व संभाला और 5 जून 1974 को जेपी ने उस आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति अपरिभाषित थी, उसकी परिभाषा हो रही थी। उसी बीच 1 नवंबर 1974 आता है। उसके बाद जब जेपी और इंदिरा गांधी की भेंट होती है और वो बातचीत विफल हो जाती है। उस बातचीत के विफल होने के बाद जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, दरअसल वो राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। और अब इंदिरा गांधी भी और जेपी के नेतृत्व में जो चल रहा आंदोलन था, वह भी चुनाव के मैदान में फैसला होगा, इस दिशा में बढ़ पड़ा। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन से सामाजिक संगठनों को और उन लोगों को जो महात्मा गांधी के स्वराज का सपना देखते थे, उनका सहयोग भी था। उन लोगों को एक तरह से निराशा हुई और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन इमरजेंसी लगने के बाद तो पूरी तरह से वह लोकतंत्र की बहाली में बदल गया। लोकतंत्र की वापसी की लड़ाई बन गई। वह सफल रही, लेकिन उसके बाद संपूर्ण क्रांति की जो धारा थी, वो जनता पार्टी के शासन में आने के बाद वह अपरिभाषित रही। वह धारा जेपी के साथ वापस चली गई और अब वो एकमात्र नारा भर रह गया है। उस पर जो काम होना चाहिए था, ये हमारे यहाँ स्वाधीनता संग्राम में भी और फिर जेपी के आंदोलन में भी ये हमारा दुर्भाग्य था कि गांधी जी जिस स्वराज्य की कल्पना करते थे, उसको
रचनात्मक प्रयोगों से कैसे साकार किया जाए, ये करने के लिए उनके पास वक्त नहीं रहा। उसी तरह से जनता पार्टी के शासन में आने के बाद जेपी के पास भी वक्त नहीं था कि अब संपूर्ण क्रांति को फिर से रीडिफाइन करें। तो इस तरह से वह एक अच्छा सपना था, उसमें बहुत लाखों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, तमाम संगठनों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उसका न तो संयोजन हो सका, न ही वो बात आगे बढ़ सके। आपातकाल के बाद जो परिस्थितियां बनी और आज जो परिस्थितियां हैं, तो आपातकाल के क्या सबक हैं जिन्हें नई पीढ़ी को स्मरण करना चाहिए और आज आपातकाल को क्यों याद रखना चाहिए? आज आपातकाल को इसलिए याद रखना चाहिए कि संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है, संसदीय लोकतंत्र जिससे निकला है, और उसमें संसद, न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक अधिकारों का विभाजन है, उसके प्रति जागरूकता बनाए रखना जरूरी है। इमरजेंसी का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि एक नागरिक जागरूक बना रहेगा तो लोकतंत्र पर खतरा नहीं आएगा। देश गांधी, जेपी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने की तरफ बहुत भरोसे से बढ़ सकता है, और ये इस शासन में दिखाई भी दे रहा है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल संविधान हत्या दिवस की घोषणा करवाई, तो इससे एक भ्रम दूर हुआ, क्योंकि लंबे समय तक 75 से लेकर के और पिछले साल तक ये जब तक अधिसूचना संविधान हत्या दिवस की नहीं निकली थी, तब तक ये भ्रम था कि इमरजेंसी 25 को माने या 26 को माने, क्योंकि राष्ट्रपति ने दस्तखत तो 25 को किया, इंदिरा गांधी ने घोषणा 26 को की, तो एक दुविधा जैसी थी, वो दुविधा दूर हो गई है। उसी तरह से संविधान के बारे में जो भ्रम पैदा किया जाता है, इमरजेंसी का सबसे बड़ा सबक ये है कि लोग जाने कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने निजी स्वार्थों के लिए संविधान का किस तरह से दुरुपयोग किया, संविधान की धाराओं को अपने अनुरूप बनवाया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित किया, लेकिन 38वें और 39वें संविधान संशोधन से उन्होंने अपने चुनाव को वैध बना दिया, और ये भी व्यवस्था लगा दी कि इस प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका को उसमें चेतावनी थी, और इसीलिए इमरजेंसी के दौरान हाई कोर्ट के फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, निर्णय दे रहा है कि एक नागरिक को जीने का अधिकार भी नहीं है। तो इमरजेंसी के सबक ये हैं कि दोबारा इमरजेंसी ना आए, इसके लिए नागरिक सजग हो, सक्षम हो और अपने संविधान को समझे, संविधान में मिले हुए अधिकारों की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़े तो जान की बाजी लगा दे।